आदाब। एजाज अहमद एक और ब्लॉग के साथ हाजिर है। नाज़रीन, आज दिन बड़ा उदास है। एक तो वजह मुल्की हालात है, बिजली के बिलों ने परेशान कर रखा है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, तनख्वाहें वहीं की वहीं हैं। वो अपनी जगह, लेकिन आज एक बहुत एक ज़ाती से सदमा भी पहुंचा है। हमारे एक दोस्त थे, ज़ाती दोस्तों में भी थे मेरे, लेकिन बहुत अच्छे दोस्त थे, सेनेटर थे हिदायतुल्लाह। आज से कुछ देर पहले उनकी गाड़ी पर बाजौर में रिमोट कंट्रोल बम से हमला हुआ। यहाँ इस्लामाबाद में रहते थे और बाजोड़ रेगुलर जाया करते तो बहुत ख़राब हालात में भी वो जाते थे कि मेरे इलाके के लोग हैं, उनके पास जाना है। वो बड़ी बुलंद किस्म की शख्सियत थे, ऑनेस्ट आदमी भी थे, उनको मैंने बहुत करीब से देखा। उसूल परस्त आदमी भी थे। उनके बड़े भाई शौकतुल्लाह, वो सेनेटर भी रहे, एमएनए भी रहे और फिर गवर्नर भी रहे खैबर पख्तूनख्वा के। एक छोटे भाई उनके डॉक्टर हैं। नाज़रीन, वो शहीद हो गए उस रिमोट कंट्रोल बम हमले में। 2 लोग और शहीद हो गए। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। और उन लोगों को, चाहे वो टीटीपी है, चाहे वो टीटीए है, चाहे वो खुरासान ग्रुप है, या कोई भी दहशतगर्दों का और ग्रुप है, अल्लाह ताला इन ग्रुप्स को भी हिदायत दे। और ये इस्लाम के नाम पर क़त्ल व गारतगरी करते हैं। और वो ममालिक, वो दुश्मन, वो क़ुव्वतें जो पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहती हैं, उनको भी अल्लाह हिदायत दे कि भाई आप सामने आकर वार करें। छुप छुप के इस तरह के वार करना, अदम इस्तेहकाम पैदा करना, ये ये कोई एक तो अच्छी रिवायत नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि जो दुश्मन है वो खुद भी इन साजिशों से महफूज नहीं रहेगा। एक दिन ये आग उसको खुद को जलाएगी। नाज़रीन, अब आगे बढ़ते हैं। आज दिल दूसरी वजह आज दुखी है। एक तो हमने आपको बता दिया, लेकिन अदलिया में क्या चल रहा है। पिछले कई सालों से हम ये छोटे होते थे उस वक्त से हम ये सोच रहे थे, पढ़ते थे अखबारात में भी, और तकारीर पढ़ा करते थे। जनाब वो जज साहिबान हमें बड़े भाषण दिया करते थे और कहते थे कि जनाब अदलिया में इस्लाहत कर रहे हैं। अब वो जस्टिस मुनीर साहब थे, फिर जस्टिस इमरान रखिए, तो नाम तारीख का हिस्सा है। जस्टिस मुनीर चीफ जस्टिस भी थे, चीफ कोर्ट के, और ख़ुद वो वज़ीर कानून भी बन गए थे। नज़रिया ज़रूरत के मूजिब भी वही हैं। शरीफुद्दीन पीरज़ादा साहब अदलिया में जो करते रहे, जैसे जिस किस्म के जज उन्होंने भर्ती कराए, नवाज शरीफ साहब ने जिस किस्म के जज भर्ती करवाए, वो सब अपनी जगह। लेकिन इनसे पहले जो सियासी भर्तियाँ नहीं होती थी, वो भी जज ऐसे ही थे। जस्टिस सलमान को किसी सियासतदान ने सिफारिश करके भर्ती नहीं किया था। वो उनको देख लें उन्होंने क्या किरदार अदा किया। नसीर हसन शाह खैर वो जस्टिस मुनीर के करीब भी थे और ग़ालिबन उनके दामाद भी थे। आसिफ सईद खोसा साहब उन्हीं के दामाद थे जिन्होंने वो जो टर्म ईजाद की थी पाकिस्तान में, वो सिस्टियन माफिया वाली को तारीफ कराई थी। और फिर उसके बाद नवाज शरीफ साहब के साथ क्या हुआ, बेनज़ीर भुट्टो के साथ क्या होता रहा, आम आदमी के साथ इंसाफ में क्या होता रहा। एक साहब, उनको सजाए मौत हुई थी, 2 साल पुरानी बात है। उनकी अदलिया ने 40 साल के बाद, 36 साल के बाद फैसला किया कि उनको सजाए मौत गलत हुई है, और उनको सजाए मौत हुए हुए 36 साल गुजर चुके थे। ये आलम है नाज़रीन इस अदलिया का। और क्या करें। मेरे एक जानने वाले हैं जो हलफन वो कहते हैं कि वो उन्होंने एक ऐसी शख्सियत को, जिनका ताल्लुक़ अल्लामा इकबाल की फैमिली से था, जज साहब थे वो भी, और उनको कहते हैं कि मरहूम हो गया, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। उनका दावा है कि उनको उन्होंने उस वक्त 80s में एक भारी रकम दी थी और उसके फैसला अपने हक़ में लिया था, क्योंकि वो हक़ पर जब फैसला जज साहब ने रोक रखा था किसी वजह से। अब ये जिस अदलिया में आलम हो, वो उसका नंबर तो फिर 140वां 45वां ही होगा। उससे बेहतर तो नहीं हो सकता। और फिर जज साहिबान हमेशा आइन कानून इंसाफ के नाम पर पता नहीं कहाँ कहाँ खड़े हो जाते हैं, किसको किसको फ़ायदा पहुँचाते हैं। एक जज साहब एम आर कियानी साहब थे, वो मिसाली जज थे। उनके बेटे को गिरफ्तार कर लिया था। वो कहते थे कि मेरा बेटा भी तो दूसरे के बच्चों की तरह है, अगर अगर वह बात कर रहा था उसको गिरफ्तार रखे, मैं उसको नहीं छुड़ाऊंगा। उनकी अदालत में एक ब्रिगेडियर साहब आ गए थे। उन्होंने अपनी किताब नॉट द हुड ट्रुथ्स में कहानियाँ लिखी हैं, वो आप लोग भी पढ़ लें। ब्रिगेडियर साहब को उन्होंने टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट सजा दे दी थी कि आप वर्दी में और ये क्या मलाका केन के साथ क्यों आए हैं। इसी तरह नाज़रीन कुछ और अच्छी मिसालें भी हैं, लेकिन नसीम हसन शाह साहब ने तस्लीम किया कि भुट्टो साहब को कैसे फांसी दी गई। उसके बाद इरशाद हसन खान ने जिस तरह से आइन में तरमीम की इजाज़त दे दी। एक जज साहब थे, वो अपने बच्चों के हाथों, उनकी हरकत के हाथों ब्लैकमेल हुआ। फिर जब तक वो चीफ जस्टिस रहे, मुशर्रफ के साथ रहे। मैं उनकी ज़ाती तौर पर बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन बहरहाल क्या करें, ये इस मुल्क की हकीकत है। अब भी ऐसे जज साहिबान हैं जो बिल्कुल एक साइड पे खड़े नज़र आते हैं। ये मखसूस नशिस्तों का केस देख लें।
कई जज साहिबान के खिलाफ जितने रेफरेंस इस वक्त, जितनी शिकायत और फिर लोग रिकॉर्ड पर उनके खिलाफ शिकायत भी लेकर आए और सबूत भी लेकर आए, जितने इस वक्त हैं पाकिस्तान की तारीख में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, कभी ऐसा नहीं रहा। ऐसा ही एक और वाक़या हुआ, वो 2 साल गुजर गए हैं, या मरी रोड पर एक हादसा हुआ था। वो भी बड़ी शख्सियत है, अदालती शख्सियत है, सुप्रीम कोर्ट में है। उनके जो जो उनकी बेटी गाड़ी चला रही थी और वो शौकत तनूरी, उनकी फैमिली फरियाद लेकर आई। वो रो रहे हैं बेचारे 2 साल से, कोई इंसाफ दे, क्योंकि वो शौकत तनूरी और उनका एक और साथी जो है वो हादसे में का शिकार हुए और अपनी जान से चले गए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं रहा, क्योंकि बड़े आदमी की बेटी थी, बच गई। क्या फ़ायदा? ये निज़ाम इंसाफ के मुंह पर तमाचा है नाज़रीन। ये लोग जो बैठ के हमको भाषण देते हैं, ज़रा इनको अपने गिरबानों में भी झांकना चाहिए। आइन और कानून के भाषण बहुत देते हैं, अल्लाह रसूल की बातें बहुत बताते हैं, लेकिन ज़रा अपनी तरफ भी देखें। एक बड़े जज थे, मेरे सगे मामू थे, वो वकील भी थे, बाद में जर्नलिस्ट बन गए। उनके कोई एक अजीज़, उनके ससुराली अजीज़ थे, उनका एक केस था कुछ, और उसमें उनको माली फ़ायदा था उस फैमिली को। एक बड़े जज साहब थे जो लाहौर हाई कोर्ट में भी बहुत दबंग अंदाज में जजी करते थे, और यहाँ भी, और पता नहीं क्या क्या कहते थे। वो जाओ आप अपने क्लाइंट से कहो कि वो इतनी रकम पे कर दे, अपनी भी जान छोड़े और हमारी भी जान छोड़ा, इस किस्म के नमाज भी दिया करते थे। और फिर वो एक जज साहब के पास केस था, एसआरओ था कोई, वो जो मैंने अपने मामू की बात बताई, और वो उन जज साहब ने 5 करोड़ रुपए मांगे स्विट्जरलैंड में किसी अजीज़ा के अकाउंट में, और पैसे वहाँ ट्रांसफर, वो फैसला उनके हक में हो गया। हालांकि वो एसआरओ एक जालिमाना एसआरओ था, जिसकी मंजूरी जिसने भी दी थी, लेकिन वो जालिमाना एसआरओ था, उसको एफबीआर ने रोक कर उसने बहुत अच्छा किया था। ये हमारी अदालती तारीख है नाज़रीन, और ऐसी तारीख के साथ ये कोई दरख्शंदा तारीख तो नहीं है। और फिर उस तारीख में एक जानी वो 6 जजेज हैं, जो सारे फैसले तो करते रहे अपनी मर्जी से, और फिर ख़त लिख दिया, और उसके बाद भी एक साइड पर खड़े दिखाई देते हैं, कुछ और जजेस भी दिखाई दे रहे हैं साइड पर खड़े हुए, और एक अदालत को तो इसलिए प्रेशराइज कर रहे हैं कि उनके मुलबी का मामला है उसमें। बहरहाल नाज़रीन, अब आगे चलते हैं। वो जो उनके मुलबी हैं, उन्हीं की जमात है। उनकी जमात में पिछले कुछ दिन से ये खबरें आ रही हैं कि जनाब शीन ग्रुप बन गया। हमने भी थोड़ा सा फिर इसके ऊपर दिमाग भी लड़ाया, कुछ सोर्सेज लड़ाए, हमने सोचा कि तो पता करें कि कौन है। नाज़रीन, शीन ग्रुप में वो शंदाना गुलजार के नाम पर लगाया जा रहा है, हालांकि वो नाराज़ हैं पार्टी के हाथों से, लेकिन ये कहा यह जा रहा है ज़राए की जानिब से ये दावा, और ये पीटीआई वालों को अक्ल के नाखून लेने चाहिए। वो इस किस्म के व्लॉग्स को अपने मुखालफत में समझते हैं, हालांकि उनको अक्ल की राह से जाने की कोशिश की जाती है। उनमें शंदाना गुलजार साहिबा हैं, शाहिद खटक साहब हैं, शेर अफजल मरवत हैं, शहरयार अफरीदी का भी नाम उसमें शामिल है, अली मोहम्मद खान है। और ये कहा जा रहा है कि अल्टीमेटली इसकी क़यादत जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब करेंगे, और ये इमरान खान को उनके ऊपर ये शक है, इसीलिए उनके बेटे को पार्लियामेंट्री लीडरशिप से हटाया गया। पता नहीं अब वल्लाह आलम बिस्सवाब, लेकिन बहरहाल ये इतलात हैं। फिर ये भी कहा जा रहा है कि उस शीन ग्रुप में जंग ग्रुप भी उसमें शामिल है। जंग ग्रुप में एक शेख वकास अकरम हैं, वो के इमरान खान के नारे मारते हैं, लेकिन उनके साथ साहबजादा महबूब सुल्तान हैं, अमीर सुल्तान साहब हैं। अमीर सुल्तान साहब के बारे में तो ये भी खबर है, और ये हकीकत भी कहते हैं है कि वो ज़का अशरफ साहब के करीबी रिश्तेदार हैं। ज़का अशरफ साहब आसिफ अली जरदारी के करीब हैं। महबूब सुल्तान साहब के बारे में जो ज़राए हैं हमारे, वो ये दावा करते हैं कि महबूब सुल्तान साहब हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट दोनों के साथ राब्ते में हैं। इसी तरह आमिर डोगर साहब हैं, जैन कुरैशी साहब हैं, फिर जनूबी पंजाब के और लोग भी हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि जंग के 2 अरकान जो हैं वो भी आसिफ अली जरदारी साहब के साथ राब्ते में हैं, ताकि जब मौका मिले तो वो जो है वो फैज़याब हो सकें वसाइल से। और जनूबी पंजाब और के अरकान के बारे में तो ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान की जो रिलीज़ की तारीख है, उससे भी वो ज़रा से दूर चले गए हैं, ताकि उनके ऊपर कोई मामला ना आए, पार्टी इजलासों में भी शरीक नहीं हो रहे हैं। और फिर ये भी है कि ये भी आपको बताया जाए कि जो इमरान खान साहब हैं, उन्होंने कल तो उन्होंने फरमाया था कि हमारा कोई पार्टी में ग्रुप नहीं है, लेकिन उन्होंने कल पख्तून ग्रुप को बुला रखा है। पख्तून ग्रुप के खिलाफ जनूबी पंजाब और पंजाब के लोग खुलकर सामने हैं, पार्टी के अंदर इजलासों में उस ग्रुप को नाकाम बनाना चाहते हैं। अली अमीन गंडापुर साहब एक अपनी मिसाल आप हैं, वो उनकी अपनी एक राह अलग है।
اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو جنوبی پنجاب ہے وہ نہ صرف اجلاسوں سے غائب ہے بلکہ ان کے خلاف بھی کارروائی کرے، اور تمام لوگ ان میں سے جو بھی جاتا ہے عمران خان صاحب سے ملنے تو دوسرے کے خلاف کان بھرتا ہے۔ خان صاحب نے آج پختون گروپ کو بلایا ہے، پھر کل پنجابی گروپ کو بلائیں گے، اور یہ کل انہوں نے خود ہی کہا تھا کہ دونوں گروپس کو بلا رکھا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ کوئی گروپ بندی نہیں ہے میری پارٹی میں۔ ناظرین، یہ صورتحال ہے پی ٹی آئی کی عمومی داخلی صورتحال، ہم نے کافی محنت سے یہ نام حاصل کیے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ ذرائع جنہوں نے یہ نام بتائے ہیں وہ 100% درست ہو، بعض اوقات یہ بھی ہو جاتا ہے کہ غلط فہمی پر بھی بتا دیتے ہیں، لیکن یہ سارے لوگ عمران خان صاحب کا نام لیتے ہیں، لیکن قیادت کے معاملے پر ان کا ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف ہے۔ اور جب پارٹیوں میں یہ صورتحال ہو جائے تو پارٹیاں جو ہیں وہ پھر کبھی ان کی تعداد 17 رہ جاتی ہے اور کبھی ان کی تعداد 14 رہ جاتی ہے، ماضی کے یہ تجربات ہیں۔ اور سیاستدان کا جو یوں سمجھیے کہ جو سیاستدان کا اس ملک میں جو شہرت ہے، جو ان کو گالیاں پڑتی ہیں وہ انہی حرکات کی وجہ سے پڑتی ہیں۔ سیاسی وابستگی ہے، مشکل وقت تک کھڑے ہو جائیں، جو بھی قیادت ہے، جو قائد آپ نے سمجھا، خیر اس میں یہ تو اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ پارٹی کے اندر کے لوگ اب یہ بات کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے لائن کراس کر لی ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ کے معاملے میں، روزانہ وہ کچھ نہ کچھ ایسی بات کر دیتے ہیں، جیسے گزشتہ روز انہوں نے یہ تسلیم کر لیا کہ وہ جو امریکی قرارداد تھی کانگریس کی اس کو منظور کرانے میں ہمارے لوگوں نے بڑا کام کیا اور میں ان کے ساتھ ہوں۔ تو ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ وہ اس ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ یہ وہ ملک ہے جنہوں نے ان کو عزت دی، وہ گئے پاکستانی کرکٹ ٹیم کے ساتھ، پھر انہوں نے چھوڑ کے ٹیم آکسفورڈ میں داخلہ لے لیا، وہ پاکستانی ٹیم کو چھوڑ کر کیری پیکر بھی کھیلنے چلے گئے تھے، لیکن اس کے باوجود اس ملک نے ان کو عزت دی، اس ٹیم کا کیپٹن بنایا، قسمت نے ان کا ساتھ دیا، لیکن انہوں نے پاکستانی کرکٹ کے اسٹرکچر کو وہ جو کل فرما رہے تھے انہی کی تجاویز پر یہ اسٹرکچر تباہ ہوا ہے۔ پاکستانی کرکٹ پر پھر کسی دن بات کریں گے ناظرین، لیکن دعا ہے کہ یہ ملک راہ راست پر آ جائے، لوگ راہ راست پر آ جائیں۔ راہ راست پر نہیں آئیں گے ناظرین تو ہماری مالی مشکلات بڑھتی چلی جائیں گی۔ ٹیکس ادا کیجیے، کچھ بھی ہو جائے، ریاست ٹیکس سے چلتی ہے، اور ٹیکس نہیں دیں گے تو پھر ہمارا یہی حال ہوگا، ٹیکس دینا شروع کر دیں گے تو مشکلات بھی کم ہو جائیں گی۔ ناظرین، مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔